सवेरे की हल्की धूप खिड़की से भीतर आ रही थी। सुनहरी किरणें कमरे की सफेद दीवारों पर नाच रही थी, लेकिन उस कमरे की मालकिन आर्या के चेहरे पर मुस्कान नहीं ला पा रही थी। वो दर्पण के सामने बैठी थी। उसके सामने खुले पड़े अलमारी में भारी भरकम चुनरियां, गहनों की डिब्बी और कढ़ाईदार साड़ियां रखी थीं। सब कुछ किसी राजकुमारी की तरह भव्य था, लेकिन आर्या की आंखों में चमक नहीं थी। आर्या की माँ संध्या देवी कमरे में दाखिल हुई। उनकी आंखों में एक अजीब सा संतोष था, जैसे उन्हें लगता हो कि उनकी बेटी की जिंदगी अब सुरक्षित हाथों में होगी। आर्या बेटा, ये चुंदरी जरा ओढ़कर देख तो, कितनी जचेगी तुझ पर, उन्होंने नर्म आवाज में कहा। आर्या ने चुनरी अपने सिर पर डाली, लेकिन आईने में अपना चेहरा देखकर उसका दिल डूब गया। उसे लग रहा था जैसे ये लाल रंग उसकी आजादी को ढक रहा हो। वो मुस्कुराना चाहती थी, पर होंठ कांप गए। उसी वक्त अदिति कमरे में चली आई। वो हमेशा की तरह चंचल थी। वाह आर्या, बिल्कुल दुल्हन लग रही है तू, उसने मजाकिया अंदाज में कहा और आर्या के गाल खींच दिए। आर्या हंसी नहीं, बस धीमे से बोली, दुल्हन लग रही हूं, लेकिन दुल्हन जैसी महसूस नहीं कर रही अदिति। अदिति ने उसकी आंखों में झांका और तुरंत समझ गई। वो पास आकर धीरे से बोली, तू डर रही है ना, पर याद रख, डर हमेशा उतना बड़ा नहीं होता जितना हमें लगता है। आर्या चुप रही। उसका मन जैसे हजारों सवालों में उलझा था। क्या ये रिश्ता उसकी इच्छा से तय हुआ है, या ये सिर्फ परंपरा का हिस्सा है? उसे तो अभी पढ़ाई पूरी करनी थी, अपने सपनों को उड़ान देनी थी, पर किस्मत उसे किसी और मोड़ पर खींच लाई। बाहर आंगन में ढोलक की आवाज गूंजने लगी। महिलाएं गीत गा रही थीं। घर का हर कोना रोशनी और रौनक से सजा था, लेकिन उसी शोर के बीच आर्या को अपनी धड़कनें बहुत साफ सुनाई दे रही थी। खिड़की से उसने दूर नीले आसमान की तरफ देखा। वहां उड़ते पंछियों का झुंड उसकी नजर में आ गया। मन ही मन वो सोचने लगी, काश मैं भी इन परिंदों की तरह कहीं उड़ पाती, बिना बंधन, बिना रोक टोक। लेकिन अगले ही पल माँ की आवाज ने उसे जमीन पर खींच लिया। चलो आर्या, मेहमान आने वाले हैं, सबको तेरी एक झलक का इंतजार है। आर्या ने धीरे से सिर हिलाया। उसके कदम भारी थे, पर चेहरे पर मुस्कान ओढ़नी पड़ी। दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये मुस्कान कभी सच्ची हो पाएगी? आंगन में रौनक अब और भी बढ़ गई थी। मेहमानों के स्वागत के लिए फूलों की लड़ियां दरवाजों पर लटकाई गई थीं और हवा में इत्र की खुशबू घुली थी। हर कोई सजे धजे कपड़ों में व्यस्त था। कोई चाय परोस रहा था, तो कोई गहनों की चमक देख रहा था। आर्या सीढ़ियों के पास खड़ी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने घूंघट हल्का सा खिसकाया और भीड़ के पार देखा। ठीक उसी पल आंगन के दरवाजे पर कुछ कारें आकर रुकीं। घर का शोर मानो थम गया। दरवाजे से भीतर दाखिल हुआ विराज। लंबा सधा हुआ कद, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में अजीब सी गंभीरता। उसके पीछे उसका बड़ा भाई राजवीर और परिवार के बाकी लोग थे। महिलाओं के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। देखो देखो, यही है दूल्हा, कितना रॉयल लगता है ना। आर्या की नजर अनायास ही विराज पर ठहर गई। पल भर के लिए उसकी सांसें थमसी गईं। वो किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने आर्या का ध्यान खींच लिया। जैसे उन आंखों के पीछे भी कोई बोझ छिपा हो, कोई अधूरी कहानी। अदिति धीरे से आर्या के कान में फुसफुसाई, तो कैसा लगा तेरा होने वाला दुल्हा? आर्या सकपका गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस नजरें झुका ली। स्वागत की रस्में शुरू हो गईं। संध्या देवी ने विराज और उसके परिवार का आदर सत्कार किया। चारों ओर खुशी का माहौल था, पर आर्या का दिल अब भी उलझा हुआ था। उसे लग रहा था जैसे ये सब उसके जीवन का हिस्सा होकर भी उसका नहीं है। कुछ देर बाद राजमाता देवयानी भी आंगन में आईं। उनकी एंट्री के साथ ही सबका माहौल और भी गंभीर हो गया। उनकी आंखों में वो ठंडक थी जो किसी को भी सीधा खड़ा होने पर मजबूर कर दे। उन्होंने आर्या की ओर देखा और बोली, यही है हमारी बहू। उनकी आवाज में सवाल से ज्यादा आदेश झलक रहा था। आर्या ने घूंघट के भीतर से सिर झुका लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। विराज ने एक नजर आर्या पर डाली। कुछ क्षण के लिए दोनों की आंखें मिलीं। उस एक पल में जैसे समय ठहर गया। आर्या को लगा मानो विराज की आंखों ने उसकी बेचैनी पढ़ ली हो। लेकिन अगली ही घड़ी सब कुछ सामान्य हो गया।
मेहमान बातें करने लगे, संगीत फिर गूंज उठा और ढोलक की थाप पर गीत चलने लगे। आर्या भीतर ही भीतर सोच रही थी, क्या ये आदमी मेरी तकदीर बन जाएगा या फिर मेरी कैद की सलाहें और मजबूत कर देगा। भीड़ के बीच खड़ी आर्या को अब लग रहा था कि जिंदगी उसे ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां से लौटना नामुमकिन है। शाम का वक्त ढल रहा था। आंगन की चहल पहल धीरे धीरे कम हो गई थी। मेहमान अपने अपने कमरों में ठहर चुके थे। चारों ओर बस धीमी रोशनी और फूलों की महक फैली हुई थी। आर्या बालकनी में खड़ी आसमान को देख रही थी। चांद धीरे धीरे बादलों के पीछे से निकल रहा था। उसकी रोशनी में सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन आर्या के दिल में तूफान उमड़ रहा था। तभी पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, सामने विराज खड़ा था। वो साधारण कुर्ते पायजामे में था, लेकिन उसकी मौजूदगी में भी एक अलग सी गरिमा थी। आर्या चौंक गई। घूंघट हल्का सा खिसकाकर उसने नजरें झुका लीं। विराज ने कुछ क्षण चुप रहकर आसमान की ओर देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, बहुत शोर है नीचे, पर यहां कितनी शांति है। आर्या को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। उसने बस धीरे से सिर हिलाया। विराज ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे पता है ये सब अचानक हुआ है, शायद तुम भी तैयार नहीं थीं। आर्या की आंखें भर आईं, पर उसने अपने होंठ भींच लिए। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। विराज ने हल्की मुस्कान दी और आगे कहा, मेरा मानना है कि शादी सिर्फ दो परिवारों का नहीं, दो इंसानों का रिश्ता होता है, और इस रिश्ते में सबसे जरूरी है समझ। अगर तुम चाहो तो हम धीरे धीरे एक दूसरे को समझने की कोशिश कर सकते हैं। आर्या ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में ना तो कठोरता थी, ना दिखावा, बल्कि एक सच्चाई छिपी थी। उसका दिल कुछ नर्म हुआ, लेकिन डर अब भी बाकी था। मैं नहीं जानती कि मैं इसके लिए तैयार हूं या नहीं, आर्या ने कांपती आवाज में कहा। विराज ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर धीरे से बोला, तुम्हें सोचने का पूरा हक है, मैं किसी पर दबाव नहीं डालना चाहता। आर्या हैरान रह गई। उसने सोचा था कि विराज भी बाकी सबकी तरह होगा, पर उसकी बातों में एक अलग सादगी थी। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी छा गई। हवा में बस चांदनी और रात की नमी थी। आर्या ने मन ही मन सोचा, शायद ये इंसान उतना बुरा नहीं जितना मैंने सोचा था, लेकिन क्या ये सच में मेरी आजादी को समझ पाएगा? विराज ने धीरे से विदा लेते हुए कहा, आराम करो, कल का दिन बड़ा है। और वो चला गया। आर्या बालकनी में अकेली खड़ी रह गई। उसकी धड़कनें अब भी तेज थीं, लेकिन इस बार उनमें सिर्फ डर नहीं, एक हल्की सी उम्मीद भी थी। सुबह की ठंडी हवा महलनुमा हवेली के आंगन में बह रही थी। फूलों से सजा मंडप तैयार हो रहा था। ढोल नगाड़ों की गूंज चारों ओर फैल रही थी। लेकिन इस शोर शराबे के बीच आर्या के दिल की धड़कनें और भारी हो रही थीं। वह कमरे के कोने में बैठी थी, जहां उसकी सहेली अदिति उससे बातें करने की कोशिश कर रही थी। आर्या, कल रात तेरा और विराज का सामना हुआ ना, कैसा लगा तुझे? अदिति ने आंखें चमकाते हुए पूछा। आर्या ने धीमे स्वर में जवाब दिया, वो अलग हैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं जानती अदिति, ये रिश्ता मेरे लिए है या मेरे खिलाफ, समझ नहीं आ रहा। अभी वह और कुछ कहती कि दरवाजा जोर से खुला। अंदर आईं राजमाता देवयानी। उनकी चाल में कठोरता थी और आंखों में अजीब सी ठंडक। उनके साथ दो नौकरानियां भी थीं। बहू, उनकी भारी आवाज कमरे में गूंज उठी। आर्या तुरंत खड़ी हो गई, घूंघट और नीचे कर लिया। राजमाता ने कमरे में नजर दौड़ाई और सीधे आर्या के पास आकर बोलीं, हमारे घर की परंपराएं बहुत गहरी हैं। इस घर की बहू बनकर तुझे इन्हें निभाना होगा। तेरा हर कदम इस खानदान की इज्जत से जुड़ा है। याद रख, तेरे मन की इच्छाओं से पहले इस घर के नियम चलते हैं। आर्या का दिल धक से रह गया। उसने हिम्मत करके कहा, राजमाता, मैं पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन। राजमाता ने बीच में ही उसकी बात काट दी। कोई लेकिन नहीं। एक बार तू इस घर में आ गई तो तेरी जिंदगी अब सिर्फ तेरी नहीं रहेगी,
तेरी आज़ादी, तेरे सपने, सब इस परिवार के अधीन होंगे, समझी? उनकी कठोर आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। अदिति कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह चुप रह गई। आर्या ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने उन्हें बाहर आने नहीं दिया। भीतर ही भीतर उसकी रूह चिल्ला उठी। क्या मैं सचमुच अब सिर्फ परंपरा की कैद में रह जाऊंगी? क्या मेरी जिंदगी अब मेरी नहीं रही? राजमाता ने उसकी चुप्पी को स्वीकार मान लिया। वह पलटकर बाहर चली गईं। उनकी परछाई कमरे से निकलते ही मानो दीवारों पर और गहरी छा गई। अदिति ने तुरंत आर्या के कंधे पर हाथ रखा। डर मत आर्या, परंपराएं बड़ी होंगी, लेकिन तेरे सपने उससे भी बड़े हैं। तू अकेली नहीं है, उसने दिलासा दिया। आर्या ने पहली बार अदिति की ओर देखा और हल्की सी सिर हिलाई, पर उसके भीतर का डर अब और भी गहरा हो चुका था। उसने खिड़की से बाहर मंडप की ओर देखा, जहां फूलों से सजी माला लटक रही थी। बाहर सब कुछ जश्न जैसा था, लेकिन उसके भीतर सिर्फ सन्नाटा था। शाम का सूरज ढलने लगा था। हवेली के छत पर हल्की सी सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। विराज अकेला खड़ा आसमान को देख रहा था। उसके हाथ में अधूरी किताब थी, लेकिन उसका ध्यान पन्नों पर नहीं था। उसका मन कहीं और भटक रहा था। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। ये राजवीर था, उसका बड़ा भाई। हमेशा की तरह सधा हुआ और गंभीर चेहरा लिए वो विराज के पास आकर खड़ा हो गया। विराज, उसने धीमी लेकिन ठोस आवाज में कहा, कल की रस्में बहुत अहम है। उम्मीद है कि तू कोई गलती नहीं करेगा। विराज ने आंखें झपकाईं, जैसे उसके विचार अचानक टूट गए हों। गलती? उसने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं कौन सी गलती कर सकता हूं भैया, शादी तो तय हो चुकी है। राजवीर ने किताब उसके हाथ से ले ली और उसे किनारे रख दिया। तुझे पता है विराज, ये सिर्फ तेरी शादी नहीं है, ये पूरे घर की प्रतिष्ठा का सवाल है। राजमाता ने बहुत सोच समझ कर ये रिश्ता चुना है। आर्या एक संस्कारी लड़की है, वही इस घर की बहू बनने के काबिल है। विराज ने कुछ पल चुप रहकर धीरे से कहा, संस्कार, परंपरा, प्रतिष्ठा, भैया इन सब के बीच क्या कभी किसी की इच्छा की भी जगह होती है? राजवीर ने तुरंत सख्त नजरों से उसकी ओर देखा। इच्छा? उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, हमारे जैसे लोग इच्छाओं से नहीं, जिम्मेदारियों से चलते हैं। तू राजकुमार है, तुझे अपनी चाहतों से ऊपर उठना ही होगा। विराज ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द झलक गया। भैया, मैं मानता हूं कि परिवार की इज्जत सबसे ऊपर है, लेकिन क्या हम इतने बंधन में जीते जीते इंसान रह भी पाते हैं, या सिर्फ परंपरा के कठपुतली बन जाते हैं? राजवीर ने उसका कंधा पकड़ लिया और दृढ़ स्वर में कहा, तुझे समझना होगा विराज, हम जिस घराने से आते हैं वहां दिल की नहीं, वचन की कद्र होती है। तू जितना जल्दी ये समझ लेगा उतना अच्छा होगा। विराज चुप हो गया। उसकी आंखें दूर क्षितिज की ओर टिक गईं। वहां सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, जैसे किसी का सुनहरा सपना अंधेरे में खो रहा हो। राजवीर बिना और कुछ कहे वहां से चला गया। उसके कदमों की गूंज धीरे धीरे सीढ़ियों में खो गई। अब छत पर सिर्फ विराज रह गया था। वो अपने भीतर उठते तूफान को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसने मन ही मन सोचा, क्या मैं सच में वही जिंदगी जी पाऊंगा जो सब चाहते हैं? और अगर मैंने आर्या को भी इस बंधन में बांध दिया, तो क्या वो कभी खुश रह पाएगी? रात की हवा तेज हो चली थी। दूर मंदिर की घंटियां बज उठीं, लेकिन विराज के दिल में जो शोर था उसे कोई आवाज दबा नहीं पा रही थी। रात का सन्नाटा हवेली के हर कोने में उतर आया था। बाहर बाग में लगे दियों की कतारें हवा में झिलमिला रही थीं, जैसे हर दीपक अपनी रोशनी से अंधेरे को हराने की कोशिश कर रहा हो। मगर हवेली के भीतर आर्या के दिल में अंधेरा और गहरा हो चुका था। वो खिड़की के पास खड़ी थी, आंखें चांद पर टिकाए। चांदनी उसकी सफेद पोशाक पर बिखर रही थी, पर उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। दिन भर की रस्में, परंपराओं की बातें और राजमाता का कठोर चेहरा उसके जहन में घूम रहा था। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। अंदर आ सकती हूँ? आवाज विराज की थी। आर्या एक पल के लिए ठिठक गई। वो चाहती थी कि अकेली रहे, लेकिन उसके मन में कहीं गहराई से ये भी था कि शायद वो इस अजनबी इंसान को और जानना चाहती है। उसने धीरे से कहा, जी, अंदर आइए।
विराज कमरे में आया। उसके चेहरे पर वही गंभीरता थी, लेकिन आंखों में एक हल्की सी चिंता भी झलक रही थी। उसने कुछ क्षण चुप रहकर कमरे का मुआयना किया, फिर धीमे स्वर में बोला, तुम थक गई होगी, पूरे दिन सबके बीच रहना आसान नहीं होता। आर्या ने हल्की मुस्कान ओढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों ने सच्चाई बयां कर दी। थकान शरीर की नहीं है, मन की है, उसने धीमी आवाज में कहा। विराज ने उसकी ओर देखा। उस एक वाक्य ने जैसे दोनों के बीच की दूरी को और गहरा कर दिया। आर्या, वो धीरे से बोला, शायद तुम सोच रही हो कि ये रिश्ता तुम्हारी मर्जी के बिना क्यों तय हुआ। सच कहूं तो मैं भी यही सोचता हूं। आर्या चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि विराज इतना खुलकर कहेगा। आप भी? उसके होंठों से अनायास निकला। विराज ने सिर हिलाया। हाँ, मैं भी हमेशा अपने फैसले खुद लेना चाहता था, लेकिन इस घर में फैसले परंपराएं करती हैं और हमें बस मानना होता है। दोनों कुछ देर तक चुप खड़े रहे। कमरे में बस खिड़की से आती हवा और बाहर रात के पंछियों की आवाज थी। आर्या ने धीमे से पूछा, तो क्या हम बस परंपरा की वजह से एक दूसरे से बंधने जा रहे हैं? विराज ने गहरी सांस ली और पास आकर खिड़की से बाहर देखा। शायद, लेकिन अगर हम चाहें तो इस बंधन को कैद नहीं, एक सहारा भी बना सकते हैं। आर्या की आंखें उसकी ओर उठी। पहली बार उसने विराज की बातों में थोड़ी सी सच्चाई और उम्मीद महसूस की, लेकिन डर अब भी मौजूद था। मैं कोशिश करूंगी, उसने धीमे स्वर में कहा। विराज ने हल्की मुस्कान दी। और मैं वादा करता हूं, मैं कभी तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। ये कहते हुए वो पलटकर दरवाजे की ओर चला गया। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। पता नहीं ये डर के थे या किसी नई उम्मीद के। सुबह होते ही हवेली का हर कोना रोशनी और शोरगुल से भर गया था। आंगन में बड़े बड़े झूमर लटकाए गए थे, दीवारों पर रंग बिरंगी झालरें और फूलों की माला सजी थी। ढोल नगाड़ों की आवाज, शहनाई की धुन और रिश्तेदारों की भीड़ से पूरा महल गूंज रहा था। आर्या को सखियों ने दुल्हन के जोड़े में सजा दिया था। लाल बनारसी साड़ी पर सुनहरे धागों की कढ़ाई, माथे पर मांग टीका और हाथों में चमचमाते कंगन। देखने वालों के लिए वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे की चमक के पीछे छिपे भय को कोई देख नहीं पा रहा था। अदिति उसके पास बैठी थी। उसने आर्या का हाथ पकड़कर कहा, तो चिंता मत कर, सब ठीक होगा। विराज अच्छा इंसान है। आर्या ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसका दिल किसी पिंजरे में बंद पंछी की तरह फड़फड़ा रहा था। क्या सचमुच सब ठीक होगा अदिति? या मैं अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे बंधन में बिता दूंगी जहां मेरी कोई आवाज नहीं होगी? उसने मन ही मन सोचा। उसी समय नौकरानी ने आकर सूचना दी, राजमाता ने बुलाया है, मंडप में चलने का वक्त हो गया है। आर्या के कदम जैसे भारी हो गए। अदिति ने उसे संभाला और दोनों मंडप की ओर बढ़ीं। बाहर मंडप सोने चांदी के दीपकों और गुलाब की मालाओं से सजा था। मंत्रोच्चारण की आवाज वातावरण को और गंभीर बना रही थी। सामने विराज शेरवानी पहने खड़ा था। उसके चेहरे पर शांति का मुखौटा था, लेकिन उसकी आंखों में भी वही बेचैनी थी जो आर्या के दिल में थी। राजमाता देवयानी सबसे आगे बैठी थीं। गर्व और कठोरता दोनों उनके चेहरे पर झलक रहे थे। उनके लिए ये सिर्फ शादी नहीं थी, बल्कि परिवार की परंपरा और मान सम्मान का प्रतीक था। जब आर्या मंडप में पहुंची, सबकी नजरें उस पर टिक गई। रिश्तेदारों की फुसफुसाहट, शहनाई की ऊंची धुन और पंडित की आवाज ने माहौल को और गंभीर बना दिया। आर्या ने धीरे से विराज के पास बैठने के लिए कदम बढ़ाए। उसकी आंखें एक पल के लिए विराज से मिली। दोनों की नजरें कुछ कह रही थीं। क्या हम सचमुच तैयार हैं? पंडित मंत्रोच्चारण शुरू कर चुके थे। अग्नि के सामने बैठते ही आर्या के भीतर का तूफान और तेज हो गया। हर मंत्र की गूंज उसके दिल पर किसी आदेश की तरह गिर रही थी। विवाह एक पवित्र बंधन है। पति पत्नी 7 जन्मों तक साथ निभाते हैं। पंडित की आवाज गूंज रही थी। आर्या के हाथ कांप रहे थे। विराज ने हल्के से उसका हाथ थाम लिया। उस एक स्पर्श में जैसे एक आश्वासन था, तुम अकेली नहीं हो। पर अंदर की आवाज अब भी कह रही थी, ये मेरा चुनाव नहीं था, ये मेरी कैद है। मंडप में अग्नि की लौ ऊंची उठ रही थी। घी और लकड़ी की महक वातावरण में घुली हुई थी। शहनाई की धुनें और ऊंची हो गईं। रिश्तेदारों की आंखों में उत्साह था। सबको इंतजार था उस क्षण का, जब 7 फेरे आर्या और विराज को 7 जन्मों का साथी बना देंगे। पंडित ने गहरी आवाज में मंत्रोच्चारण शुरू किया।
अब वर वधू अग्नि के चारों ओर फेरे लेंगे। आर्या खड़ी हुई। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम के साथ उसका बोझ और बढ़ रहा हो। उसके दिल में हलचल मची थी। क्या यही मेरी जिंदगी है? बिना मेरी मर्जी का फैसला, बिना मेरी आवाज का रिश्ता। विराज ने उसके पास आकर हल्के स्वर में कहा, डरो मत आर्या, बस कुछ क्षण और, सब पूरा हो जाएगा। लेकिन ये पूरा होना ही तो आर्या के दिल में भय पैदा कर रहा था। उसने सोचा, क्या सचमुच ये पूरा होना है या मेरी स्वतंत्रता का अंत? पहला फेरा शुरू हुआ। पंडित के मंत्र गूंजते रहे। धर्म पालन और परिवार की प्रतिष्ठा की प्रतिज्ञा। आर्या के पैर जैसे अपने आप बढ़े, लेकिन उसका मन पीछे ही रह गया। उसने चारों ओर देखा। हर चेहरे पर उम्मीद और खुशी थी, सिवाय उसके अपने। दूसरा फेरा। जीवन के हर सुख दुख में साथ निभाने की प्रतिज्ञा। विराज उसके साथ चल रहा था। उसने धीरे से आर्या की ओर देखा, जैसे उसकी बेचैनी समझने की कोशिश कर रहा हो। आर्या की आंखों में आंसू तैर रहे थे। तीसरा और चौथा फेरा भी पूरे हुए। हर फेरे के साथ आर्या का दिल और जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था जैसे ये मंत्र सिर्फ बंधन नहीं, बल्कि एक एक दीवार बनकर उसके चारों ओर खड़ी हो रही है। पांचवा फेरा। संपन्नता और संतान का वचन। आर्या ने भीतर ही भीतर चीख कर कहा, मेरी अपनी पहचान, मेरे सपने, क्या उनका कोई स्थान नहीं? लेकिन बाहर उसकी जबान खामोश रही। उसके कदम विराज के साथ घूमते रहे। छठा फेरा। सुख समृद्धि और स्वास्थ्य का वचन। आर्या की नजर अचानक राजमाता पर पड़ी। उनके चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी, और उसी पल आर्या को एहसास हुआ कि ये मुस्कान उसके अपने सपनों की कीमत पर खरीदी जा रही है। सातवां और आखिरी फेरा शुरू हुआ। पंडित की आवाज गूंजी, अब यह विवाह पूर्ण होता है। आर्या के कानों में जैसे शब्दों का शोर डूब गया। उसे सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उसका हर कदम चीख रहा था कि ये उसकी मर्जी नहीं है। लेकिन तभी विराज ने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक अलग सी दृढ़ता थी। उसने धीमे से कहा, आर्या, ये बंधन अगर कैद है, तो मैं वादा करता हूं, मैं इस कैद को तेरे लिए नर्क नहीं बनने दूंगा। आर्या का दिल कांप उठा। आंसू उसके गालों पर बह निकले। फेरे पूरे हो चुके थे। सब तरफ शोर और तालियां थीं, पर आर्या के भीतर अब भी वही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं सचमुच आज किसी की पत्नी बनी, या बस परंपरा की एक बंदी? शहनाई की गूंज अब और ऊंची हो चुकी थी। मंडप में विवाह की रस्में पूरी होने के बाद हवेली का आंगन रोशनी और रंगों से जगमगा रहा था। रिश्तेदारों के चेहरे पर उत्साह था। सब एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। लेकिन हवेली के एक कोने में, जहां विदाई की तैयारी चल रही थी, वहां माहौल गमगीन था। फूलों से सजी पालकी दरवाजे पर रखी थी और उसके चारों ओर औरतें मंगल गीत गा रही थीं। आर्या अपने मायके वालों से घिरी हुई थी। उसकी माँ की आंखें आंसुओं से भरी थीं। उन्होंने अपनी बेटी को सीने से लगाकर कहा, बेटिया, तू अब पराया धन हो गई। वहां जाकर सबका मान रखना, कभी हमें शर्मिंदा मत करना। आर्या के आंसू बह निकले। उसने अपनी माँ को कस कर पकड़ लिया। अम्मा, मैं कैसे रहूंगी वहां? मैं तो अभी आपसे अलग होने के लिए तैयार ही नहीं थी। माँ ने उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, हर लड़की को एक दिन ये रास्ता तय करना पड़ता है आर्या, तू भी कर लेगी। बगल में खड़ा उसका छोटा भाई, जो अब तक चुप था, अचानक बोल पड़ा, दीदी, आप हमें भूल तो नहीं जाओगी? ये सुनकर आर्या का दिल और टूट गया। उसने भाई को गले लगाया और आंसुओं के बीच मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं रे, तू तो मेरी धड़कन है, तुझे कैसे भूल सकती हूँ? पास ही खड़ी अदिति भी रो रही थी। उसने आर्या का हाथ पकड़कर कहा, तू अकेली नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, चाहे तू जहां भी जाए। आर्या ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया, पर उसके दिल में डर अब भी जस का तस था। उधर विराज थोड़ा दूरी पर खड़ा ये सब देख रहा था।
उसके चेहरे पर भी गंभीरता थी। वो जानता था कि ये सिर्फ रस्म नहीं, बल्कि एक लड़की की पूरी दुनिया बदल जाने का पल है। और उसके दिल में कहीं गहरी टीस उठी। क्या मैं सच में आर्या को खुश रख पाऊंगा, या ये बंधन उसकी मुस्कान छीन लेगा? आखिरकार वो क्षण आ गया। पंडित ने इशारा किया और आर्या को पालकी की ओर बढ़ना पड़ा। उसके कदम कांप रहे थे, जैसे जमीन ही उसके नीचे से खिसक रही हो। वो हर कदम पर पीछे मुड़कर देखती रही। अपनी माँ, अपने पिता, अपने भाई, अपनी सहेली अदिति, हर चेहरा उसकी आंखों में समा रहा था। लेकिन पलकों से झरते आंसू सबको धुंधला कर रहे थे। जब वो पालकी में बैठी, बाहर से औरतों की आवाज गूंजी, विदाई का समय आया। पालकी उठाई गई, ढोल और शहनाई की आवाजें गूंज उठीं, लेकिन आर्या के कानों में अब सिर्फ एक सन्नाटा था। उसका दिल चिल्ला रहा था, ये मेरी विदाई नहीं, ये मेरे सपनों की विदाई है। बाहर लोग हंस रहे थे, गीत गा रहे थे, लेकिन पालकी के भीतर बैठी आर्या की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हवेली के विशाल दरवाजे पर रंगोली बनी हुई थी। चारों ओर दीपकों की कतारें सजी थीं। ढोल नगाड़ों की गूंज से पूरा आंगन भर उठा था। दुल्हन के स्वागत के लिए औरतें मंगल गीत गा रही थीं और हवा में हल्दी चंदन की खुशबू तैर रही थी। आर्या लाल साड़ी और घूंघट में ढकी हुई विराज के साथ खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। यह उसके जीवन का नया अध्याय था, लेकिन उसके लिए ये किताब किसी अनजान भाषा जैसी थी। राजमाता देवयानी सबसे आगे खड़ी थीं। उनकी आंखों में गर्व और सख्ती दोनों थे। उन्होंने आर्या की ओर इशारा करते हुए कहा, बहू, गृह प्रवेश की रस्म शुरू करो। नौकरानी एक थाल में कुमकुम और चावल लेकर आई। आर्या को थाल से चुनरी उठानी पड़ी और अपनी हथेलियों पर कुमकुम का घेरा बनाना पड़ा। उसके बाद सामने रखा कलश जो चावल से भरा था, उसे पैर से हल्के से ठेलना था। आर्या ने घूंघट के भीतर से सावधानी से देखा। सबकी नजरें उसी पर थीं। उसके भीतर की घबराहट और बढ़ गई। उसने धीरे धीरे पैर उठाया और कलश को ठेला। चावल जमीन पर बिखर गए और चारों ओर खुशी की आवाजें गूंज उठीं। बहू ने शुभ संकेत दिया है, किसी औरत ने कहा। आर्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी, लेकिन वो बनावटी थी। उसके भीतर अब भी डर का सागर लहरा रहा था। इसके बाद उसकी अग्नि परीक्षा जैसी अगली रस्म आई। घर के आंगन में दूध और गुलाब की पंखुड़ियों से भरी थाली रखी थी। उसे उसमें कदम रखकर घर के भीतर प्रवेश करना था। विराज ने उसके कान के पास आकर धीरे से कहा, चिंता मत करो, धीरे धीरे चलो। आर्या ने उसकी बात सुनी और कुछ हिम्मत पाई। उसने सावधानी से अपने पैर थाली में रखे। लाल साड़ी और पायल की छनक के साथ वो धीरे धीरे हवेली की चौखट के भीतर चली आई। भीतर कदम रखते ही पूरा परिवार तालियों और मंगल गीतों से गूंज उठा। हर कोई मुस्कुरा रहा था, जैसे मानो नया सूरज उनके घर में उगाया हो। लेकिन आर्या के लिए यह चौखट एक पिंजरे का दरवाजा थी। उसने मन ही मन कहा, ये लोग सोचते हैं कि मैं इनके लिए शुभ हूं, पर क्या ये जगह मेरे लिए शुभ है? वो हल्के हल्के कदम बढ़ाती हुई आंगन के बीचों बीच लाई गई, जहां पूजा की थाली रखी थी। राजमाता ने उसके माथे पर तिलक लगाया और कहा, आज से तू इस घर की बहू है। तेरी हर सांस इस घर की मर्यादा के लिए समर्पित होगी। आर्या ने सिर झुका लिया। उसके गालों पर आंसू की नमी थी, जिसे उसने घूंघट के पीछे छिपा लिया। विराज ने एक पल उसके चेहरे की ओर देखा और उसकी चुप्पी को समझ गया। उसने मन ही मन कसम खाई, अगर ये घर तेरे लिए कैद है, तो मैं इस कैद की दीवारें तोड़ने की कोशिश करूंगा। लेकिन आर्या के दिल में सवाल अब भी वही था, क्या सचमुच ये घर मेरा ठिकाना बनेगा, या मेरी बेड़ियों की मजबूत जंजीर? रात का सन्नाटा हवेली को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। आंगन में जलते दीपक अब धीरे धीरे बुझ रहे थे और दीवारों पर पड़ती उनकी परछाइयां जैसे कांप रही थीं। हवेली के शोरगुल के बाद अब हर ओर अजीब सी खामोशी फैल गई थी। आर्या अपने नए कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। कमरा बेहद भव्य था। दीवारों पर सुनहरी नक्काशी, छत पर बड़ा झूमर और फर्श पर कश्मीरी कालीन। लेकिन ये सारा वैभव उसे किसी सुनहरी कैद जैसा लग रहा था। वो पलंग पर बैठ गई। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। घूंघट उसके चेहरे पर था, पर आंसुओं की नमी भीतर ही भीतर बह रही थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा धीरे से खुला। विराज अंदर आया। उसके हाथ में एक दीपक था, जिसकी हल्की रोशनी ने कमरे को और भी रहस्यमय बना दिया। वो चुपचाप पलंग के पास आया और कुर्सी पर बैठ गया। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। आखिरकार विराज ने धीरे से कहा, आर्या, मुझे पता है ये सब तुम्हारे लिए कितना कठिन है, लेकिन यकीन मानो, मैं तुम्हें किसी मजबूरी में धकेलना नहीं चाहता।
आर्या ने धीरे धीरे घूंघट हटाया। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे पूरे दिन रोने से थक गई हों। मजबूरी? उसने धीमी आवाज में दोहराया। तो क्या ये रिश्ता तुम्हारे लिए भी मजबूरी है? विराज उसकी आंखों में झांकने की कोशिश करता रहा। हाँ और नहीं भी। मजबूरी इसलिए कि मैंने इसे खुद नहीं चुना, और नहीं इसलिए कि अब ये रिश्ता है तो मैं इसे तुम्हारे लिए नर्क नहीं बनने दूंगा। आर्या की आंखों से आंसू फिर बह निकले। लेकिन मैं डरती हूँ। मुझे लगता है कि इस हवेली की दीवारें मुझे कैद कर देंगी। मेरी आवाज, मेरे सपने सब यहीं दब जाएंगे। विराज ने गहरी सांस ली। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर धीरे से आर्या की उंगलियों पर रखा। मैं तुम्हें आज़ाद नहीं कर सकता, क्योंकि ये घर, ये परंपराएं सब हमें बांध चुके हैं। लेकिन मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी आवाज़ का भी दबने नहीं दूंगा। तुम्हारे सपनों को सुनूंगा, समझूंगा। आर्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी, और उस सच्चाई ने आर्या के दिल में हल्की सी उम्मीद जगा दी। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। बाहर कहीं दूर मंदिर की घंटियां बज रही थीं। आर्या ने धीरे से कहा, क्या हम सच में साथ निभा पाएंगे? विराज ने बिना झिझक जवाब दिया, अगर दिल से कोशिश करें तो शायद हाँ। उसकी आवाज में मजबूरी भी थी और सच्चाई भी। आर्या ने धीरे से अपना सिर झुका लिया। उसके दिल का डर अब भी कायम था, लेकिन उस डर के बीच पहली बार उसे एक छोटा सा सहारा महसूस हुआ। कमरे की खामोशी में दोनों की अनकही बातें हवा में तैर रही थीं, और बाहर आसमान में चांद बादलों से झांककर मानो उनकी तकदीर को देखने की कोशिश कर रहा था। सुबह की किरणें हवेली की ऊंची खिड़कियों से छनकर आ रही थीं। आंगन में नौकर नौकरानियां इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। परंपरागत रीति के अनुसार शादी के अगले दिन नई बहू को पूरे परिवार के सामने पहली बार परोसा खाना बनाना था। आर्या को रसोई में ले जाया गया। बड़ी सी रसोई, जहां एक साथ 5 चूल्हे जल रहे थे, बर्तन खनक रहे थे और नौकरानियां अलग अलग काम संभाल रही थीं। लेकिन सबकी नजरें उस पर थीं। राजमाता देवयानी वहीं आ खड़ी हुईं। उनकी आंखों में वही पुराना कठोरपन था। बहू, उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, आज से तू इस घर की जिम्मेदारियों को संभालेगी। याद रख, हमारे घर की बहू बनना आसान नहीं। हर काम में अनुशासन चाहिए, और सबसे पहले तू हमें अपने हाथ का बना भोजन खिलाएगी। आर्या ने घबराते हुए सिर हिलाया। उसने पहले कभी इतने बड़े परिवार के लिए खाना नहीं बनाया था, लेकिन आज कोई बहाना नहीं चल सकता था। उसने आटा गूंधा, सब्जी काटी और चूल्हे पर रोटियां सेकनी शुरू की। उसके हाथ कांप रहे थे। माथे पर पसीना छलक रहा था। नौकरानियां आपस में फुसफुसा रही थीं। देखते हैं नई बहू कैसा बनाती है। थोड़ी ही देर में राजमाता आकर रोटियां देखीं। एक रोटी हल्की सी जल गई थी। उन्होंने तुरंत कठोर स्वर में कहा, ये क्या है? हमारे घर की बहू इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? अगर तू छोटी सी रोटी भी ठीक से नहीं बना सकती तो इस घर की बड़ी जिम्मेदारियां कैसे उठाएगी? आर्या का दिल धक से रह गया। उसकी आंखें भर आईं। माफ कीजिए राजमाता, मैं और कोशिश करूंगी। राजमाता ने उसकी बात बीच में ही काट दी। ये घर गलती करने वालों को माफ नहीं करता। यहाँ सिर्फ अनुशासन चलता है। याद रख बहू, बहू का मान घर के मान से जुड़ा होता है, और अगर तू इस मान को संभाल नहीं पाएगी तो इस हवेली में तेरा टिकना मुश्किल होगा। आर्या ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े, जिन्हें उसने घूंघट के पीछे छिपाने की कोशिश की। उसी समय विराज रसोई में आया। उसने राजमाता की ओर देखते हुए कहा, माता, आर्या अभी नई है, उसे थोड़ा वक्त दीजिए, वो सीख जाएगी। राजमाता ने उसकी ओर सख्त नजर डाली। विराज, औरतों का काम और मर्दों की बातें अलग होती हैं। तू बीच में मत बोल। नई बहू को खुद समझना होगा कि इस घर में रहने का मतलब क्या होता है। विराज चुप हो गया। उसने आर्या की ओर देखा और उसकी आंखों में दर्द पढ़ लिया। आर्या वहीं खड़ी रही। हाथ अब भी आटे से सने थे। उसे ऐसा लगा जैसे हवेली की दीवारें उसे घेर रही हों, और राजमाता की कठोर आवाज उसके दिल में तीर की तरह धंस गई हो। उसके मन ने चीख कर कहा, क्या ये घर सच में मेरा ठिकाना बनेगा, या मेरी हर सांस को बोझ बना देगा? शाम का समय था। हवेली के आंगन में दीपक जल चुके थे, और नौकर नौकरानियां अपनी अपनी थाली लेकर बाहर बैठे थे। अंदर के हिस्से में सन्नाटा पसरा हुआ था। आर्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखें अब भी सुबह की घटनाओं से भरी हुई थीं। दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। उसने चौंक कर दरवाजा खोला तो सामने अदिति खड़ी थी। वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि उसने सब कुछ सुन लिया है। आर्या,
अदिति ने कमरे में कदम रखते हुए कहा। तू ठीक तो है? आर्या की आंखें नम हो गई। वो तुरंत अदिति के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। अदिति, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस हवेली में हर कोई मुझे कसौटी पर कसता है। सुबह राजमाता ने जो कहा वो अब भी मेरे कानों में गूंज रहा है। अदिति ने उसे धीरे से संभाला। आर्या, तू इतनी जल्दी हार क्यों मान रही है? तू हमेशा से मजबूत रही है। याद है, गांव में तू ही सबके लिए खड़ी होती थी। आर्या ने सिसकते हुए कहा, यहाँ सब कुछ अलग है। ये हवेली, इसकी ऊंची दीवारें मुझे घुटन देती हैं। मुझे लगता है जैसे मेरी सांसें तक किसी और की मर्जी पर चल रही हूं। न मैं खुलकर बोल सकती हूं, न जी सकती हूं। अदिति ने उसकी ठुड्डी पकड़कर ऊपर देखा। तो बोल दे आर्या, विराट से बात कर। वो तुझे समझता है। मैंने उसकी आंखों में तेरे लिए चिंता देखी है। आर्या ने गहरी सांस ली। वो अच्छा है, सच में, लेकिन वो भी परंपराओं के बंधन में है। उसने कहा था कि वो मुझे आज़ाद नहीं कर सकता, बस मेरा साथ दे सकता है। अदिति, क्या सिर्फ साथ ही काफी होगा, या मुझे अपनी जिंदगी के सपनों को यहीं दफन करना पड़ेगा? अदिति कुछ देर चुप रही। उसने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, कभी कभी सपनों को जीने के लिए लड़ना पड़ता है, और अगर तूने अब अपनी आवाज नहीं उठाई तो ये हवेली तुझे कैद खाना बना देगी। आर्या की आंखों में आंसू चमकने लगे। लेकिन मैं अकेली हूं अदिति, यहां हर कोई मुझे परख रहा है। अगर मैंने जरा सा भी कदम गलत रखा तो सब कहेंगे कि मैं इस घर की बहू बनने लायक नहीं थी। अदिति ने उसका हाथ थामा और दृढ़ स्वर में कहा, याद रख, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। और सबसे बड़ी बात, तेरे दिल की सच्चाई तेरी ताकत है। अगर तू खुद पर भरोसा करेगी तो कोई भी तुझे हरा नहीं पाएगा। आर्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी सी हिम्मत झलकने लगी। क्या सच में मैं इस हवेली की दीवारों से बड़ी बन सकती हूं? अदिति मुस्कराई। तू दीवारों से टकराने के लिए नहीं बनी आर्या, तू उन्हें पार करने के लिए बनी है। आर्या के दिल में पहली बार हल्की सी उम्मीद की किरण जगी। शायद ये सफर आसान न हो, लेकिन अदिति के शब्दों ने उसे साहस दिया कि वो अब अपनी चुप्पी नहीं रहने देगी। अगली सुबह हवेली में फिर से चहल पहल थी। बड़े आंगन में रंगोली बनाई जा रही थी, ढोलक की थाप गूंज रही थी और औरतें परंपरागत गीत गा रही थीं। ये हवेली की पुरानी परंपरा थी। नई बहू को पूरे परिवार के सामने आंगन की पूजा और घर की पहली रस्मों में हिस्सा लेना होता था। आर्या भारी लाल साड़ी और गहनों से लदी हुई थी। हर कदम उसके लिए बोझिल हो रहा था, मगर वो जानती थी कि आज पीछे हटने का मतलब होगा राजमाता और पूरे परिवार की और नाराजगी। वो आंगन में पहुंची। सबकी नजरें उसी पर थीं। राजमाता ने गंभीर स्वर में कहा, बहू, आज तू घर की लक्ष्मी बनकर इस हवेली की शान बढ़ाएगी। याद रख, यहाँ हर कदम तेरे संस्कार का आईना है। आर्या ने सिर झुका लिया और पूजा की थाली हाथ में ली। उसने मंत्रोच्चारण सुना और परंपरागत ढंग से फूल चढ़ाए। बाहर से वो एक आदर्श बहू की तरह दिख रही थी, शांत, संयमी और विनम्र। लेकिन उसके भीतर एक तूफान उठ रहा था। क्या मैं सच में सिर्फ रस्मों के लिए बनी हूं? उसने मन ही मन सोचा। मेरे अपने सपने कहाँ जाएंगे? मेरी आवाज कौन सुनेगा? पूजा खत्म होने के बाद परिवार की औरतें उसके चारों ओर घिर गईं। कोई उसके कपड़े देख रही थी, कोई उसके गहनों की तारीफ कर रही थी, और कोई उसे परंपराओं का पाठ पढ़ा रही थी। बहू, याद रख, एक बुआ जी ने कहा, इस घर की बहू की सबसे बड़ी पहचान उसका त्याग है। अपने सपनों और इच्छाओं को भूलकर इस घर को अपना सब कुछ बना लेना ही औरत का धर्म है। आर्या ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में दर्द गहरा गया। कुछ देर बाद जब वो अकेले आंगन के कोने में खड़ी थी, तभी विराज उसके पास आया। उसने धीमी आवाज में कहा, आर्या, मैंने देखा कि तूने कितनी मेहनत से सब निभाया, लेकिन मैं जानता हूं कि तू भीतर से खुश नहीं है। आर्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें भर आईं। विराज, मैं निभा तो रही हूं, लेकिन मैं घुट रही हूं। मुझे लगता है जैसे मैं यहाँ सिर्फ रस्मों की कठपुतली हूं। क्या मेरी कोई पहचान नहीं है? विराज ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे भी इन परंपराओं में पला बढ़ा हूं आर्या, लेकिन शायद तुझे यहाँ अपनी पहचान खुद बनानी होगी। अगर तू इसे सिर्फ कैदखाना समझेगी तो ये हमेशा तुझे बांधेगा, लेकिन अगर तू इसे अपनी ताकत बना ले तो कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। आर्या उसकी बात सुनकर चुप रही। उसके मन में एक विचार जन्म लेने लगा।
क्या सच में मैं अपनी पहचान खोए बिना इन रस्मों का हिस्सा बन सकती हूँ? क्या मैं इस हवेली में रहते हुए भी अपने सपनों को बचा सकती हूँ? उसके चेहरे पर हल्की सी दृढ़ता उभरी। आज पहली बार उसने महसूस किया कि परंपराओं से भागना शायद समाधान नहीं है। उन्हें अपने ढंग से अपनाना ही उसकी असली लड़ाई होगी। हवेली में सुबह से ही असामान्य हलचल थी। सेवक इधर उधर दौड़ रहे थे, आंगन में सजावट हो रही थी और ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। आर्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। जब वो तैयार होकर नीचे पहुंची तो राजमाता देवयानी ने सबके सामने घोषणा की, आज हमारी नई बहू की पहली दहलीज की परीक्षा होगी। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। जिसने ये परीक्षा पास की वही इस हवेली की असली बहू कहलाती है। आर्या का दिल धड़कने लगा। उसने विराज की ओर देखा, मगर उसकी आंखों में भी असहायता थी। राजमाता ने आगे कहा, परीक्षा सरल नहीं होगी। बहू को पूरे परिवार के सामने अपने धैर्य, समझ और सेवा भाव को साबित करना होगा। और याद रखो, असफल होने पर यह हवेली कभी तुझे स्वीकार नहीं करेगी। आर्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसकी सांसें तेज हो गई हों। पहली परीक्षा थी दीपक की लौ को बचाना। उसे जलते हुए दीपक को थाली में रखकर पूरे आंगन का चक्कर लगाना था, बिना इस लौ को बुझाए। आंगन में हवा चल रही थी, सबकी नजरें आर्या पर थीं। उसने कांपते हाथों से थाली उठाई और धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उसका दिल और जोर से धड़क रहा था। अचानक तेज हवा का झोंका आया, लौ डगमगाई। चारों ओर से फुसफुसाहट उठी। शायद नई बहू असफल हो जाएगी। लेकिन आर्या ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू हल्के से घुमाकर लौ को ढक लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ी। सब चुप हो गए। आखिरकार उसने पूरा आंगन पार किया और लौ अब भी जल रही थी। राजमाता ने ठंडी नजर से कहा, ठीक है, पहली परीक्षा तूने पार कर ली, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। दूसरी परीक्षा थी परिवार को अपनी कला दिखाना। परंपरा थी कि बहू अपनी विशेषता से परिवार का दिल जीतती। कोई गाना गाता, कोई नृत्य करता, तो कोई कविता सुनाता। आर्या हिचकिचाई, उसके भीतर हजारों भाव उमड़ रहे थे। अचानक उसे अपने बचपन के सपने याद आए। वो हमेशा कविताएं लिखना चाहती थी। उसने गहरी सांस ली और सबके सामने खड़े होकर धीमी आवाज में कहा, मैं नृत्य या गाना नहीं जानती, लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ। उसने अपनी लिखी हुई कुछ पंक्तियां सुनाई। उसकी आवाज कांप रही थी, पर शब्दों में सच्चाई थी। औरत अगर सपनों से वंचित हो जाए तो उसका अस्तित्व सिर्फ परछाई रह जाए, पर जो अपनी पहचान बचाए रखे वही असली रोशनी कहलाए। पूरा आंगन शांत हो गया। हर कोई उसकी ओर देख रहा था। राजमाता की आंखें सिकुड़ गईं। ये सब क्या था? कविता? हमारे घर की बहू को संस्कार दिखाने चाहिए, सपनों के जाल नहीं। आर्या का दिल धक से रह गया। उसने सोचा, क्या मैंने गलती कर दी? पर उसी पल विराज ने आगे बढ़कर कहा, माता, ये उसकी कला है, और क्या हवेली के बहू को अपनी पहचान दिखाने का हक नहीं? राजमाता ने गहरी सांस ली। अभी और परीक्षाएं बाकी हैं, देखते हैं ये बहू कितनी देर तक टिकती है। आर्या ने सिर झुका लिया, पर उसके दिल में पहली बार दृढ़ता आई। मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे जो हो जाए, मैं खुद को साबित करूंगी। हवेली के आंगन में अब गहरी खामोशी थी। पहली दो परीक्षाएं पार करने के बाद सबकी निगाहें और भी तेज हो गई थी। आर्या जानती थी कि अब अगली परीक्षा उसकी किस्मत तय करेगी। राजमाता देवयानी आगे बढ़ीं और गंभीर स्वर में बोली, अब तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा का समय है। यह परीक्षा बहू के त्याग और सहनशीलता की परख है। इसे सेवा परीक्षा कहते हैं। आज बहू को पूरे परिवार और मेहमानों के लिए भोजन बनाकर खुद अपने हाथों से परोसना होगा। जब तक सब तृप्त न हो, वो स्वयं भोजन नहीं कर सकती। आर्या का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। पूरे हवेली में 100 से अधिक लोग मौजूद थे। एक एक को खाना खिलाना उसके लिए लगभग असंभव था। लेकिन उसने मन ही मन कहा, अगर यही मेरी असली परीक्षा है तो मैं हार नहीं मानूंगी। वो रसोई की ओर बढ़ी। नौकरानियां बर्तनों और मसालों की ढेर लगाकर खड़ी थीं, मानो ये देखना चाहती हों कि नई बहू कितना टिकती है।
आर्या ने खुद आटा गूंधा, सब्जियां काटी और बड़े बड़े बर्तनों में खाना पकाना शुरू किया। हाथ जलते चूल्हे से झुलस गए, माथे से पसीना टपकने लगा, मगर उसकी आंखों में दृढ़ता थी। कई घंटे बीत गए। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने भारी थालियां उठाईं और आंगन में सबको परोसना शुरू किया। बहू, जरा जल्दी कर, किसी ने टोका। नमक कम है, किसी और ने ताना मारा। आर्या चुप रही। उसने हर ताने को सहन किया और मुस्कुराकर खाना परोसा। उसके पैर कांप रहे थे, हाथ थक चुके थे, लेकिन उसने किसी को थकान का एहसास नहीं होने दिया। आखिरकार जब सब लोग तृप्त होकर उठे तो आर्या वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, शरीर पसीने और थकान से भर चुका था, लेकिन उसने किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। राजमाता धीरे धीरे उसके पास आई। तो बहू, तूने तीसरी परीक्षा भी पूरी कर ली, लेकिन याद रख, ये सब तो शुरुआत है। इस हवेली की असली परख रोज होती है, हर पल होती है। उनकी कठोर आवाज ने आर्या के दिल को फिर से चोट दी, लेकिन इस बार उसने खुद को टूटने नहीं दिया। उसने सिर उठाकर धीरे से कहा, मैं समझती हूँ राजमाता, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ। सेवा सिर्फ परंपरा निभाने से नहीं होती, सेवा दिल से होती है, और अगर दिल से किया जाए तो थकान भी शक्ति बन जाती है। राजमाता उसकी आंखों में देखती रह गईं। कुछ क्षण के लिए उनके चेहरे पर कठोरता की जगह हल्की सी हैरानी झलकी, मगर उन्होंने तुरंत खुद को संभाला और बिना कुछ कहे वहां से चली गईं। विराज दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर गर्व की झलक थी। ये लड़की सिर्फ हवेली की बहू नहीं, इस घर की असली ताकत बनेगी। आर्या ने अपने थके हुए हाथों को देखा और मन ही मन प्रण लिया, चाहे ये हवेली मुझे कितनी भी परखे, मैं अपनी पहचान खोने नहीं दूंगी। शाम का समय था। हवेली का आंगन दिन भर की हलचल के बाद शांत हो चुका था। आर्या थकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर दृढ़ता अब भी बनी हुई थी। उसने तीनों परीक्षाएं पूरी कर ली थी। उसके मन में उम्मीद थी कि शायद अब परिवार उसे स्वीकार कर लेगा। लेकिन तभी दरवाजे पर कड़क आवाज गूंजी। आर्या। उसने मुड़कर देखा। सामने खड़ा था राजवीर, विराज का बड़ा भाई। उसके चेहरे पर सख्त नजरें और आवाज में कटुता थी। तू सोच रही होगी कि 3 परीक्षाएं पूरी करके तो इस घर की बहू बन गई है, लेकिन सुन ले, इस हवेली का मान केवल रोटियां बनाने और कविताएं पढ़ने से नहीं बचता। आर्या ने चुपचाप उसकी ओर देखा। वह समझ रही थी कि असली चुनौती अब शुरू होने वाली है। राजवीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। इस घर की बहू को त्याग की मूर्ति होना चाहिए। औरत के सपनों का यहाँ कोई मूल्य नहीं। लेकिन तुझे देखकर मुझे लगता है कि तू अपने सपनों को छोड़ नहीं पाएगी, और ऐसी औरत इस हवेली में जगह पाने के लायक नहीं है। आर्या की आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। भैया, उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इस घर की परंपराओं को निभाऊं। मैंने हर परीक्षा पूरी की, मैंने हर ताना सहा, फिर भी आप मुझे लायक नहीं समझते। राजवीर ने ठंडी हंसी हंसी, क्योंकि मुझे तेरी आंखों में आग दिखती है, और ये आग एक दिन इस घर की नींव हिला देगी। बहू को आग नहीं, दिया होना चाहिए, जो दूसरों के लिए जलकर खुद बुझ जाए। लेकिन तू खुद को बुझाना नहीं चाहती। उसकी बात सुनकर आर्या का दिल कसक गया, लेकिन इस बार उसने चुप रहने के बजाय अपनी आवाज उठाई। हाँ, मैं बुझना नहीं चाहती। क्या औरत का काम सिर्फ दूसरों के लिए जलकर खत्म हो जाना है? क्या उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होनी चाहिए? मैंने इस घर की परंपराएं निभाईं, लेकिन मैं अपनी पहचान मिटाकर जी नहीं सकती। राजवीर का चेहरा लाल हो गया। बस, इस तरह की बातें इस घर में बगावत कहलाती हैं। याद रख, अगर तूने अपने सपनों को इस हवेली से ऊपर रखने की कोशिश की तो मैं खुद तुझे यहां से बाहर कर दूंगा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि विराज भी बाहर आ गया। उसने राजवीर के सामने खड़े होकर कहा, भैया, आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। आर्या इस घर की बहू है और इसे साबित करने के लिए इसे और किसी कसौटी पर कसने की जरूरत नहीं है। राजवीर ने गुस्से से उसकी ओर देखा। विराज, तेरा दिल तेरे दिमाग पर हावी हो गया है, लेकिन याद रख, ये घर भावनाओं से नहीं, अनुशासन से चलता है। इतना कहकर वह तेज कदमों से वहां से चला गया।
आर्या वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे अब एक चुपचाप जलती हुई हिम्मत भी थी। उसने मन ही मन कहा, अगर मुझे हर दिन इस घर में अपने होने का हक साबित करना पड़ेगा तो मैं करूंगी, लेकिन अब मैं डरकर चुप नहीं रहूंगी। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली का आंगन शांत था, लेकिन राजमाता देवयानी अपने कमरे में दीपक के सामने बैठी थीं। उनके चेहरे पर कठोरता और आंखों में सख्त निर्णय की चमक थी। तभी दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। आओ, उन्होंने कहा। दरवाजा खुला और आर्या अंदर आई। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में अद्भुत दृढ़ता चमक रही थी। वो चुपचाप राजमाता के सामने आकर खड़ी हो गई। क्या बात है बहू? राजमाता ने ठंडी आवाज में पूछा। इतनी रात गए मेरे पास आने का कारण? आर्या ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोली, राजमाता, आज मुझे आपसे कुछ कहना है, और ये बातें मैं अपने लिए नहीं, उन सब औरतों के लिए कह रही हूं जो इस हवेली में आईं और अपनी आवाज दबाकर जीती रहीं। राजमाता की आंखें सिकुड़ गईं। ध्यान रख बहू, तेरी आवाज तेरी मर्यादा तय करती है। जो बहू ज्यादा बोलती है वो इस घर में ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। आर्या ने उनकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, अगर चुप रहना ही मर्यादा है तो वो मर्यादा औरत को मिटा देती है। मैंने 3 परीक्षाएं दी, सबका सम्मान किया, लेकिन हर पल मुझे ये महसूस कराया गया कि मैं लायक नहीं हूं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहती? राजमाता ने कड़क स्वर में कहा, इस हवेली में बहू का कोई सपना नहीं होता। उसका सपना सिर्फ परिवार की सेवा और घर का मान होता है। और अगर तू इसे स्वीकार नहीं कर सकती तो शायद ये हवेली तेरे लिए नहीं है। आर्या का दिल धड़क उठा, मगर उसने हार नहीं मानी। राजमाता, मैं इस घर का मान रखूंगी, इसकी परंपराएं निभाऊंगी, लेकिन मैं अपनी पहचान खोकर नहीं जी सकती। और अगर ये हवेली मुझसे मेरी आत्मा छीनने की मांग करती है तो क्या ये परंपरा है या कैद खाना? कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्या की आवाज कांप तो रही थी, लेकिन उसमें अदम्य साहस भी था। राजमाता धीरे धीरे उठी और उसकी ओर बढ़ी। बहू, तू पहली है जिसने मुझे इस तरह सवाल किया है। तेरी ये जिद एक दिन या तो तुझे महान बनाएगी या इस घर से बाहर कर देगी। आर्या ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, तो मैं वही राह चुनूंगी जिसमें मेरी सच्चाई हो, चाहे वो राह आसान ना हो, चाहे उस पर कांटे हों, लेकिन मैं अपने अस्तित्व से समझौता नहीं करूंगी। दोनों आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ परंपराओं की लोहे की दीवार और दूसरी तरफ एक औरत का मौन विद्रोह। बाहर आंगन में हवा तेज चलने लगी। खिड़की से आती हवा ने दीपक की लौ को डगमगा दिया, लेकिन वो बुझी नहीं। मानो वो लौ भी आर्या के दिल की तरह कह रही हो, मैं डगमगा सकती हूँ, लेकिन बुझूंगी नहीं। सुबह का समय था। हवेली के आंगन में हल्की धूप बिखरी हुई थी। नौकरानियां आंगन साफ कर रही थी, रसोई से बर्तनों की खनक सुनाई दे रही थी। लेकिन आज का माहौल कुछ अलग था। कल रात की बातचीत हवेली की दीवारों से निकलकर धीरे धीरे हर कोने में पहुंच चुकी थी। नौकरानी गौरी धीरे से दूसरी नौकरानी सरला के कान में बोली, सुना तूने? बहूजी ने कल रात राजमाता को सीधे सवाल किया। सरला ने चौंक कर कहा, क्या? राजमाता से कोई सवाल करता है क्या? मैंने तो सुना है उनसे नजरें मिलाना भी आसान नहीं। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, पर हमारी नई बहू अलग है। उसने कह दिया कि औरत कोई कैदी नहीं होती, उसके अपने सपने होते हैं। ये बातें धीरे धीरे नौकरों और नौकरानियों के बीच आग की तरह फैलने लगी। हर कोई चुपचाप काम कर रहा था, लेकिन उनके दिलों में आर्या के लिए सम्मान और साहस की एक नई लौ जल उठी थी। उसी समय आर्या रसोई की ओर आई। उसकी आंखों के नीचे थकान के गहरे घेरे थे, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता थी। नौकरानियों ने उसे देखते ही चुप्पी साध ली, पर उनकी निगाहों में छुपी प्रशंसा साफ झलक रही थी। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, इतनी चुप क्यों हो? सब ठीक तो है? गौरी हिम्मत करके बोली, बहू जी, आपने जो कल रात कहा वो हम सबके दिल की बात थी। हम भी तो यही सोचते हैं, लेकिन कभी कह नहीं पाए। आर्या का दिल पसीज गया। उसने धीरे से गौरी का हाथ थामा और कहा, सच बोलने के लिए हमेशा ऊंची आवाज नहीं चाहिए, बस सच्चाई चाहिए। लेकिन वक्त आने पर चुप्पी भी अन्याय की साथी बन जाती है। इतना सुनते ही वहां मौजूद सबकी आंखों में चमक आ गई। वे समझ गए
कि ये बहू सिर्फ हवेली की परंपराओं में कैद होने नहीं आई, बल्कि उनके लिए भी आवाज बन सकती है। तभी विराज अंदर आया। उसने देखा कि नौकर नौकरानी आर्या के चारों ओर खड़े हैं और उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। पहले तो उसे चिंता हुई कि कहीं ये राजमाता तक पहुंचा तो और मुसीबत खड़ी हो जाएगी, लेकिन फिर उसके दिल में गर्व की लहर उठी। वो आर्या के पास आया और धीमे स्वर में बोला, आर्या, तो जानती है ना, ये रास्ता आसान नहीं होगा। राजमाता, राजवीर, वे दोनों तेरे खिलाफ हैं, और अब अगर तुझे सबका समर्थन मिलने लगा तो वे तुझे और भी खतरे में डाल देंगे। आर्या ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। विराज, डर मुझे पहले भी था, लेकिन अब डर से ज्यादा मुझे अपनी सच्चाई पर भरोसा है। अगर मैं चुप रहकर जीती रही तो मेरी आत्मा रोज मरेगी। बेहतर है कि मैं सच बोलकर लड़ूं, चाहे हार ही क्यों न जाऊं। विराज उसकी बात सुनकर भावुक हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि आर्या सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, बल्कि एक ऐसी स्त्री है जो पूरे घर की सोच बदलने की ताकत रखती है। आंगन में खड़े लोग चुपचाप ये सब देख रहे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके दिलों में ये साफ हो गया था कि अब हवेली में हवा बदलने लगी है। उस रात हवेली में एक सभा बुलाई गई। राजमाता देवयानी, राजवीर, विराज, परिवार के अन्य सदस्य और सभी नौकर नौकरानियां आंगन में मौजूद थे। वातावरण गंभीर था। हर किसी को लग रहा था कि आज कोई बड़ा निर्णय होने वाला है। राजमाता ने गहरी आवाज में कहा, आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि इस हवेली की बहू आर्या ने हमारी परंपराओं पर सवाल उठाए हैं। ये सवाल सिर्फ मुझसे नहीं, बल्कि इस घर की नींव से हैं। अब तय करना होगा कि ये बहू इस घर के योग्य है या नहीं। सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें आर्या पर टिक गईं। आर्या धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी चाल में हल्का कंपी थी, लेकिन आंखों में दृढ़ता चमक रही थी। राजमाता, उसने शांत स्वर में कहा, मैंने इस घर की मर्यादाओं का सम्मान किया, हर परीक्षा पूरी की, लेकिन जब मुझे अपनी आत्मा खोकर जीने को कहा गया, तब मैंने सवाल किया, औरत का जीवन सिर्फ बलिदान नहीं होता, उसका अपना वजूद भी होता है। राजवीर तुरंत उठ खड़ा हुआ। बस, बहू होकर तू परंपरा पर सवाल करेगी? ये घर तुझे स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन तभी अप्रत्याशित घटना घटी। नौकरानी गौरी आगे बढ़ी और कांपती आवाज में बोली, मालिक, बहू जी सच कह रही हैं। हम सब सालों से चुप हैं, लेकिन बहू जी ने पहली बार वो कहा है जो हम सब महसूस करते हैं। उसकी हिम्मत देखकर बाकी नौकर नौकरानियां भी एक एक करके बोलने लगे। हाँ बहू जी, सही है। औरत सिर्फ बलिदान देने के लिए नहीं बनी, उनकी आवाज हमारी आवाज है। पूरा आंगन गूंज उठा। राजवीर का चेहरा तमतमा गया, लेकिन अब मामला उसके हाथ से निकल चुका था। विराज आगे बढ़ा और सबके सामने बोला, आर्या सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, इस घर की आत्मा है। अगर ये घर उसकी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकता, तो मुझे भी इस हवेली में रहने का कोई हक नहीं। ये सुनते ही सन्नाटा और गहरा हो गया। राजमाता की आंखों में गुस्से और सोच का मिश्रण था। उन्होंने लंबी सांस ली और गंभीर स्वर में बोली, बहुत सालों से इस हवेली की परंपराएं कठोर रही हैं। मैंने हमेशा सोचा था कि यही घर को संभालेंगी, लेकिन आज पहली बार मुझे लगा है कि शायद कठोरता नहीं, साहस ही असली नींव है। सभी लोग आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। राजमाता ने आर्या की तरफ कदम बढ़ाए। बहू, तेरे सवालों ने मुझे झकझोर दिया है। शायद तू सही है। औरत का जीवन मिटना नहीं, जीना है। आज से इस हवेली की परंपराएं बदलेंगी और उनकी शुरुआत तू करेगी। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद राजमाता, आपने मुझे स्वीकारा नहीं, मुझे आजाद किया है। पूरा आंगन तालियों और जयकारों से गूंज उठा। नौकर नौकरानियों की आंखों में खुशी के आंसू थे। विराज ने आर्या का हाथ थामा और फुसफुसाया, तूने आज सिर्फ मेरा नहीं, पूरे घर का दिल जीत लिया। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जीत मेरी नहीं, उन सपनों की है जिन्हें अब कोई कैद नहीं कर पाएगा। दीपक की लौ तेजी से जल उठी। हवेली की दीवारें गवाही दे रही थीं कि एक नई सुबह शुरू हो चुकी है, जहां औरत की आवाज अब खामोश नहीं होगी।